नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा बेसिकली इन न्यूज़ का प्रोग्राम है जिसमें हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के क्या डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हालिया डिसीजन में अपने पुराने एक डिसीजन जो कि 1967 में दिया गया था, उस डिसीजन को पूरी तरह से पलट दिया है और एक नया जो डिसीजन है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी डिसीजन को समझेंगे कि ये दिया क्यों गया है, इसके पीछे के क्या तर्क रहे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ बेसिकली अगर यहाँ पर एएमयू का इतिहास क्या रहा है, इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को जो है हम इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा पर अगर आप बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आपकी खबर आती है, खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद हम ये समझेंगे कि आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, अल्पसंख्यक संस्थान क्या होते हैं, एएमयू के विवाद का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से विवाद की शुरुआत होती है, एएमयू की अपनी हिस्ट्री क्या रही है उसको भी देखेंगे। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था उसमें क्या क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे, उन 4 सवालों पर भी बात करेंगे। और फिर अंत में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या डिसीजन दिया है। और एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर पर चर्चा कर ली जाए। तो खबर अगर आप देखें, खबर आपकी सिंपल सी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित जो है मामले पर अपना निर्णय दिया है। तो ये डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की ओर से दरअसल ये डिसीजन आया है। डिसीजन आपका 4-3 की मेजॉरिटी से दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है, अपने पुराने डिसीजन को एक पलटा है। 1967 का डिसीजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आपका जो एएमयू है उसको अल्पसंख्यक दर्जा यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस यहां पर दिया जाएगा, उसके माइनॉरिटी स्टेटस को छीना नहीं जा सकता है। तो ये सिंपल सा डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन जब आप इस पूरे डिसीजन की डिटेल में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज वहां से शुरू होती हैं। तो आप थोड़ा सा, सबसे पहले हमने डिसीजन को समझा, अब यहां पर हम समझते हैं कि आपके जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं उनका क्या मतलब है, किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कब कहा जाता है, उसको क्या फायदे मिलते हैं, क्या मापदंड पूरे करने पड़ते हैं, उनकी अगर आप बात करें। सबसे पहले अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप डिफाइन करें तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है जिस संस्थान को बेसिकली, जिस संस्थान की स्थापना और उसका रखरखाव जो है वो किसी धार्मिक या फिर भाषाई पहचान के आधार पर स्थापित अल्पसंख्यक समूह द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को किसी माइनॉरिटी व्यक्ति द्वारा या किसी माइनॉरिटी ग्रुप द्वारा गठित किया जाता है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है, उसको द्वारा उसका प्रशासन होता है, तो उसको जो है आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो यहां पर 2 शर्तें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका स्थापना और एक है आपका रखरखाव। तो यहीं से बेसिकली आपके कुछ मापदंड भी निकल करके आते हैं। लेकिन मापदंडों से बात करने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि इसका जिक्र आपको कहां पर मिलता है। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को देखेंगे, यानी सॉरी अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 1 को अगर आप देखेंगे, तो अनुच्छेद 30 और 8 सब क्लॉज 1 को अगर आप देखें तो वहां पर आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जिक्र जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अनुच्छेद 30 में आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जिक्र मिलता है। इसके अलावा सरकार की ओर से इसको लेकर के कानून भी बनाया गया है कि भारत में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। और उसी कानून में अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए 4 क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं, 4 मापदंड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मापदंड हैं? इसमें पहला मापदंड है बेसिकली आपका कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसमें बेसिकली उसकी स्थापना जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए। तो स्टैब्लिशमेंट जो है वो आपका अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। उसका प्रशासन जो है, उसका मैनेजमेंट जो है वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा प्रबंधन संस्थान जो है, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी इकाई उस पूरे इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रही है, उसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है आपका रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और चौथी शर्त यह है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा चाहिए उसको पिछले 2 साल में, बेसिकली पिछले 2 एजुकेशनल ईयर में काम करना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आज गठित होता है और उसको सरकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे देती है, केवल वही इंस्टीट्यूशन जो कि पिछले 2 सालों से काम कर रहा है उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा
दिया जा सकता है। तो ये आपकी 4 शर्तें जो हैं वो सरकार ने कानून के माध्यम से डिसाइड की हैं। लेकिन अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी संस्थान को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिलता है तो उसको फायदे क्या मिलते हैं, बेनिफिट क्या मिलता है। उस बेनिफिट की अगर आप बात करें तो जब आप भारतीय संविधान को देखते हैं तो भारतीय संविधान में हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसमें जो हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे अगर आप संविधान में देखें तो संविधान में आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये जो व्यवस्था है ये आपका सामान्य जो शिक्षण संस्थान है वहां पर लागू होती है। लेकिन अगर आप बात करें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मामले में ये सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना अनिवार्य नहीं होता है। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चाहें तो अपनी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो संबंधित हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की ओर से गठित किया गया है, तो वो इंस्टीट्यूशन अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है, चाहे वो 50% सीटें आरक्षित करे, चाहे वो 60% सीटें आरक्षित करे, तो आरक्षण यहां पर दिया जा सकता है केवल अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। ये फीचर जो है, ये लाभ जो है वो आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल जाता है। तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था को, जो सामान्य व्यवस्था है, उसको लागू करना अनिवार्य नहीं होता है। तो ये सबसे पहले हमने समझा कि बेसिकली आपके जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपका ये जो एएमयू का विवाद है, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद है, वो कहां से शुरू होता है, उसके पीछे के क्या तर्क यहां पर दिए जाते हैं। तो उन तर्कों की अगर आप बात करें, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एएमयू का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। एएमयू की हिस्ट्री की बात करें तो इसको बेसिकली आपका, अगर आप एएमयू की जड़ें खोजने जाएंगे, अगर आप उसकी रूट्स खोजने जाएंगे, तो वो आपको मिलेंगी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, जिसको बनाया गया था 1875 में, यानी कि 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगर आप उस समय के माहौल को देखें, उस समय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, तो उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी की कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी। बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन, बहुत ज्यादा फंडामेंटलिज्म आपको वहां पर देखने को मिल रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सर सैयद अहमद खान ने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना की, ताकि उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहां पर उसको धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो है आपका जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो एजुकेशन भी प्रदान की जा सके। तो ये सबसे पहले हमने स्थापना देखी कि इसकी स्थापना की गई थी 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। इसके बाद जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार इस पूरे कॉलेज को अपने अधीन ले लेती है और 1920 में इस कॉलेज के लिए एक नया कानून लेकर के आया जाता है। ये जो नया कानून था, इस नए कानून के माध्यम से बेसिकली ये जो कॉलेज था, इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, और इस तरह से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसको एक नया नाम दिया जाता है, और वो नया नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो भी आपकी संपत्ति थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, वो सारी संपत्ति आपका एएमयू को विरासत में प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आसपास के कॉलेजेस थे उनको एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएट कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इस तरह से आपका जो मॉडर्न समय का कंटेम्प्रेरी एएमयू है वो अस्तित्व में आता है 1920 के बाद। तो ये ओवरऑल आपका आजादी से पहले का इतिहास हुआ। अब इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है, उसको अगर आप खोजने जाएं तो इस विवाद की शुरुआत होती है भारत की आजादी के बाद। 1947 में, यानी कि 1947 में भारत आजाद होता है, और इसके बाद भारत सरकार की ओर से एएमयू एक्ट 1920 में 2 बदलाव किए जाते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है आपका 1951 में, और दूसरा बदलाव होता है 1965 में। 1951 के बदलाव की अगर आप बात करें, वो बदलाव आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 1951 में क्या होता है, 1951 से पहले क्या हुआ करता था, तो 1951 से पहले बेसिकली आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वहां पर इस्लामिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था, यानी कि इस्लामिक शिक्षा जो थी वो कंपलसरी थी। इसके अलावा 1951 से पहले अगर आप एएमयू के गवर्निंग स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर बेसिकली आपको एक कोर्ट देखने को मिलती थी। ये कोर्ट क्या थी, ये कोर्ट एएमयू की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बेसिकली ये प्रोविजन था कि यहां पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स को ही शामिल किया जा सकता है।
लेकिन 1951 में जब इस पूरे कानून में संशोधन होता है तो यहां पर प्रोविजन किया जाता है, सबसे पहले तो जो आपकी कंपलसरी इस्लामिक एजुकेशन थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ बेसिकली यहां पर जो आपका कोर्ट थी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उसमें गैर मुस्लिमों को भी प्रवेश दे दिया जाता है। यानी कि अब जो है जो आपका आप जो पूरा इंस्टीट्यूशन था उसके मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम लोग भी शामिल कर लिए जाते हैं। एक बदलाव 1951 में आपको और देखने को मिला था, और वो ये था कि इसके जो प्रमुख थे उनको विजिटर नाम दिया जाता है और राष्ट्रपति को इसका विजिटर बनाया जाता है। यानी कि अब संस्थान के जो मेन इकाई थी, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, वो अब भारत के राष्ट्रपति के हाथ में चली गई थी। तो ये बदलाव आपका 1951 में आते हैं। फिर एक बदलाव 1965 में होता है। 1965 में क्या होता है? 1965 में एएमयू की जो कार्यकारी परिषद थी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी शक्तियों का विस्तार कर दिया जाता है, और उसकी शक्तियों का विस्तार का परिणाम यह होता है कि जो एएमयू की कोर्ट थी यानी कि जो पहले मेन बॉडी थी उस मेन बॉडी की जो आप कह सकते हैं उसका जो उसकी सत्ता थी वो यहां पर समाप्त हो जाती है। तो अब एएमयू में सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? गवर्निंग काउंसिल हो गया। गवर्निंग काउंसिल में भी बेसिकली आपका मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया गया था। तो यहां पर हमने समझा कि दो बदलाव हुए थे आजादी के बाद। पहला बदलाव 1951 में, दूसरा बदलाव 1965 में। अब ये जो 1965 में बदलाव हुआ था और ये जो 1951 में बदलाव हुआ था, इन दोनों बदलावों को चैलेंज किया जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम क्या था? केस का नाम अगर आप देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का नाम था एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ विवाद। तो एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ विवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट में 1951 और 1965 का जो अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या डिसीजन देता है? सुप्रीम कोर्ट यहां पर अपने डिसीजन में यह कहता है कि चूंकि बेसिकली आपका एएमयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसीलिए इसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक तर्क यहां पर, वो तर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तर्क सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से यह देता है कि बेसिकली एएमयू को भारत सरकार के या आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के एक कानून के माध्यम से गठित किया गया था, जिसको बाद में भारत सरकार ने जो है अपने अधीन ले लिया था। तो अगर किसी कानून को, किसी इंस्टीट्यूशन को भारत सरकार के माध्यम से गठित किया गया है, और सरकार क्या है, स्टेट क्या है, भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर नेचर का है, वो हमारा जो है आप धर्मनिरपेक्ष नेचर का है। तो अगर कोई धर्मनिरपेक्ष इकाई किसी इंस्टीट्यूशन को गठित करती है तो उस इंस्टीट्यूशन को हम बेसिकली अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दे सकते हैं? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क को यहां पर स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय कानून के माध्यम से बनाया गया है और इसी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये बेसिकली आपके जो ये डिसीजन आपको 1961 में अजीज बाशा केस में देखने को मिला। तो संक्षेप में अजीज बाशा केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक केंद्रीय कानून के माध्यम से बना है, तो हम इसको जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अजीज बाशा केस के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि ये जो केस था, ये केस आपका 5 जजों की बेंच द्वारा दिया गया था। ये पॉइंट जो है वो आगे आएगा। तो ये डिसीजन जो है वो आपका 5 जजों की बेंच की ओर से दिया गया। अब यहां पर 1967 में जब ये डिसीजन आता है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को वापस ले लिया जाता है, तो फिर देश भर में आंदोलन होते हैं, देश भर में इस पूरे डिसीजन की बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है। और इसी के बाद 1981 में यानी कि 1981 में सरकार जो है, भारत सरकार एएमयू एक्ट 1920 में एक बार फिर से बदलाव करती है, और इस बार बदलाव यह किया जाता है कि उसमें जो टेक्स्ट है, उसमें जो शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से साफ तौर पर यह सरकार लिख देती है कि एएमयू जो है वो आपका एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो अब सरकार ने कानून में ही लिख दिया कि एएमयू जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद ये स्थिति जो है वो लंबे समय तक चलती रहती है, एएमयू अपना माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा एंजॉय करता है। फिर आता है आपका साल 2005। साल 2005 में एक बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलता है। यहां तक क्या हो चुका था, 1981 तक बेसिकली आपका साल 2005 तक आप कह सकते हैं, साल 2005 तक ये क्लियर था कि बेसिकली एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है। साल 2005 में एएमयू एक बड़ा डिसीजन लेता है जिसके तहत उसका जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। अब ये जो बड़ा डिसीजन आता है, इस बड़े डिसीजन को फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पर 2 बड़े निर्णय लेता है। पहला निर्णय यह था कि सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है
वो इस आरक्षण को, यानी कि जो 50% का आरक्षण है, इसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि ये आरक्षण लागू नहीं होगा। और दूसरा डिसीजन ये लिया जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 1981 का ये जो संशोधन था, इस संशोधन को भी पूरी तरह से खारिज कर देता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि 1967 में अगर आप देखेंगे तो अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि बेसिकली एएमयू जो है वो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और इसी वजह से एएमयू में 50% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इस पूरे डिसीजन के कॉन्ट्ररी जो सरकार कानून लेकर के आई थी 1981 में, वो कानून भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये डिसीजन आपका 2005 में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आता है, और फिर इस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचता है, पूरे मामले की सुनवाई होती है, तर्क वितर्क पेश किए जाते हैं, और इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर देती है। अब ये हमने समझा था कि बेसिकली ये जो आपका अजीज बादशाह केस था, ये केस आपका 5 जजों की बेंच की ओर से दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भारत में अगर आप नियम देखेंगे तो नियम ये कहता है कि अगर कोई बेंच अपना डिसीजन देती है और अगर कोई नई बेंच उस डिसीजन को रिव्यू करना चाहती है, तो रिव्यू करने के लिए एक बड़ी बेंच का एक बड़ी बेंच का गठन होना अनिवार्य है। तो इसीलिए बेसिकली यहां पर पहले 5 जजों की बेंच थी, तो फिर 7 जजों की एक बेंच का गठन किया जाता। 7 क्यों? 7 जजों की बेंच बेसिकली इसलिए ताकि आपका किसी भी स्प्लिट से बचा जा सके, क्योंकि अगर 6 जजों की बेंच होगी तो 3-3 से डिसीजन आ सकता है। इसीलिए बेसिकली यहाँ पर जो है आपका हमेशा आपको 7-9 इस तरह की बेंच ही देखने को मिलती है, 7, 9, 11, तो यही बेंच आपका जो है गठित की जाती है। तो 7 जजों की बेंच यहाँ पर 2019 में बनाई गई थी, और इसी 7 जजों की बेंच ने अब अपना डिसीजन दिया है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने इस पूरे मामले का क्या बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड को समझा। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर सवाल ये उठता है कि जो 7 जजों की बेंच थी, इस बेंच के सामने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद थे। उन क्वेश्चंस की अगर आप बात करें, 4 क्वेश्चन आपके सामने मौजूद थे। सबसे पहला सवाल यह था कि बेसिकली यहां पर क्या किसी विश्वविद्यालय को किसी कानून के माध्यम से गठित किया जाता है, केंद्र सरकार गठित करती है, राज्य सरकार गठित करती है, तो क्या वो संस्थान अपना माइनॉरिटी नेचर खो देता है? क्या उस संस्थान को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जा सकता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दूसरा सवाल यह था कि बेसिकली 1967 में जो अजीज बादशाह केस में आपको डिसीजन देखने को मिला था, क्या वो डिसीजन सही था या वो डिसीजन गलत था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। तीसरा डिसीजन ये था कि 1981 में बेसिकली आपका केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट 1920 में जो संशोधन किया था, वो संशोधन कितना सही था, उस पर भी बेसिकली यहां पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दिया है। और फिर एक जो आपका फैसला है वो बेसिकली 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, या 2005 में आप इसको कह सकते हैं, 2005-6 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिकली जो एएमयू का 50% आरक्षण जो है उसको रद्द किया था, वो डिसीजन कितना सही था, वो डिसीजन कितना गलत था। ये 4 सवाल आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 सवालों को लेकर के क्या कहा, उनकी अगर आप बात करें तो इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि ये जो पूरा डिसीजन आया है, ये आपका 7 जजों की बेंच की ओर से 4:3 की मेजॉरिटी से आपको देखने को मिला है। यानी 4 जजों का ये कहना है कि बेसिकली एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, जबकि 3 जजों का ये कहना है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अब क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन होता है वो आपका मेजॉरिटी के माध्यम से लिया जाता है, तो इस तथ्य को जो है स्वीकार किया जाएगा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ विवाद 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वैधानिक निर्माण जो है वो किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा देने से जो है इनएलिजिबल नहीं बनाता है, अयोग्य नहीं बनाता है। यानी कि अगर किसी संस्थान का गठन जो है वो सरकार के कानून के माध्यम से हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस संस्थान ने अपना माइनॉरिटी नेचर खो दिया है। वो अभी भी माइनॉरिटी संस्थान है और उसको माइनॉरिटी स्टेटस जो है दिया जा सकता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली हमें इस बात की जांच करने की जरूरत है कि जो आपका एएमयू है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उसके पीछे किस व्यक्ति का दिमाग मौजूद था। और इसको अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अगर आप इस प्रिंसिपल को मानते हैं, तो आप जाहिर तौर पर हमने देखा तो 1875 में सर सैयद अहमद ने बेसिकली यहां पर इस पूरे इंस्टीट्यूशन को गठित किया था। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहां पर यह माना है
कि जो आपका एएमयू है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। पहला तो ये सवाल हुआ कि क्या केंद्र सरकार अगर कोई कानून लेकर के आती है तो माइनॉरिटी स्टेटस खो जाता है? तो ऐसा नहीं है। अगर कानून के माध्यम से भी गठित होता है तो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होता है। दूसरा सवाल था अजीज बादशाह केस को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजीज बादशाह केस जो है वो गलत तरीके से उसका डिसीजन आया था। फिर एक जो सवाल था वो आपका 1981 के अमेंडमेंट को लेकर के था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को सही करार दिया है। फिर एक सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर के था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, क्योंकि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वो सीटें रिजर्व कर सकता है। तो ये चारों सवालों का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान से दे दिया है। तो ये ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हमने बात की। अब अंत में यहां पर एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने यानी उनको मैनेज करने का अधिकार देता है? ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।